इकोनॉमिक्स का हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन कर रहे हैं। उससे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन का पेपर पैटर्न कैसे होगा एग्जाम में। देखिए एग्जाम में जाइएगा तो आपको मिलेगा पेपर पैटर्न 10 मार्क का आपका एमसीक्यू रहेगा, माने आपको टिक लगाना होगा प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन। 10 मार्क का एसएक्यू होगा। एसएक्यू किस तरीका का होगा? ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, समझ पा रहे? ट्रू फॉल्स रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, या 1-2 वर्ड में आंसर लिखना होगा। 1-2 वर्ड में क्या रहेगा आंसर? जैसे मान लीजिए पूछ लिया हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या बताएंगे? एडम स्मिथ। क्या बताएंगे? इस तरीका का क्वेश्चन। तो 10 और 10 20 हो गया। 2 मार्क करके 10 तो क्वेश्चन रहेगा, 2-2 मार्क करके। तो 2 मार्क करके 10 हुआ तो 10, 2 मार्क करके 10 हुआ तो 20 हुआ। इधर में कितना होता? 20। माने 10 तो एमसीक्यू, 10 तो ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, एसक्यू टाइप, और 2 मार्क करके कितना रहेगा? 10 तो। 5 मार्क करके आपको 6 क्वेश्चन करना होगा। 5 मार्क करके कितना क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। और 10 मार्क का 1 करना होगा। वो चैप्टर फिक्स है। कौन सा चैप्टर से बताया थे भाई? 10 मार्क वाला क्वेश्चन रहेगा इनकम इनइक्वालिटी वाला चैप्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? 10 मार्क का चैप्टर जो एग्रीकल्चरल वाला था, समझ रहे? 15 नंबर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, वहाँ से आपका 10 मार्क का जो क्वेश्चन है फिक्स है। तो इस तरीक़ा से पेपर पैटर्न है। माना 10 तो एमसीक्यू करना होगा, 10 तो एसएक्यू करना होगा, 2 मार्क का 10 तो करना होगा, 5 मार्क का 6 क्वेश्चन करना होगा, और एक लॉन्ग रहेगा 10 मार्क का। यही आपका पेपर पैटर्न है। ध्यान से सुनते जाइए। चैप्टर 1 से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। टोटल कितना चैप्टर है? 17 चैप्टर। सुनते जाइए। हम लोग अभी कर रहे हैं चैप्टर 1। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? चैप्टर 1। सबसे पहले समझना जरूरी है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के पापा कौन है भाई? एडम स्मिथ। कौन है बोलिए? तो पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्या बताइएगा? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स के 2 ही फंडामेंटल्स है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। इकोनॉमिक्स के कितना फंडामेंटल्स है भाई? 2। कौन कौन? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई। समझ पा रहे हैं? इकोनॉमिक्स का अलग अलग लोग अपना डेफिनेशन दिया था। अल्फ्रेड मार्शल का एक डेफिनेशन है। अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन था कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अल्फ्रेड मार्शल कहा था कि भाई इकोनॉमिक्स के जरिए हम लोगों के क्या करते हैं, ऑर्डिनरी लाइफ में क्या इस्तेमाल होता है उसका हम स्टडी करते हैं। उसका क्या करते हैं? कौन ये बोला था? अल्फ्रेड मार्शल। कौन बोला था? प्रोडक्शन का मतलब क्या करना भाई? या तो वस्तु का निर्माण करना या तो सेवा का निर्माण करना। दोनों ही प्रोडक्शन है। दोनों ही क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इलेक्ट्रिक अगर प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या अभी पंखा चल पाएगा? तो सेवा का कहीं ना कहीं निर्माण हो रहा। जियो कंपनी अगर डेटा को प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या फ़ोन कर पाइएगा? नेट चला पाइएगा? नहीं चला पाइएगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सेवा का निर्माण हो रहा। तो द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। या तो वस्तु का निर्माण करिए या तो सेवा का निर्माण करिए, दोनों ही प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन से कमाई होना चाहिए। प्रोडक्शन क्रिएट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन से कमाई होना चाहिए और उसका उपयोगिता होना चाहिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? प्रोडक्शन क्रिएट्स यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन क्रिएट्स क्या चीज़? यूटिलिटी। प्रोडक्शन को करने का कुछ साधन है, उत्पादन को करने का कुछ साधन है जिसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन को करने के लिए 5 चीज़ का होना जरूरी है। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्रेन्योर। लेबर, लैंड क्या भाई? लैंड इज द नेचुरल गिफ्ट। लैंड इज द भगवान ने दिया नेचुरल गिफ्ट है, हम लोग कुछ नहीं किए। लेबर, लेबर क्या भाई? लेबर, लेबर इज द क्या भाई? लेबर मेंटल वर्क करिए या फिजिकल वर्क करिए, दोनों ही लेबर है। दोनों ही क्या है? कैपिटल। कैपिटल माने पूंजी। प्रोडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? पूंजी चाहिए। क्या चाहिए? कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल इज द प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड कैपिटल। चले जाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जाके नहीं बैठिएगा आप लोग, ठीक है? देखिएगा ये भी आइएगा। सुनिए किसका बात कर रहे भाई? कैपिटल। किसका? ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना होता है। लास्ट में हम लोग का एंटरप्रेन्योर। क्या बोलिए? ये ऐसा व्यक्ति होता है। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में अंतर है। बिजनेसमैन कौन है? जो बाहर देख रहे हैं ना दुकानदार, ये लोग बिजनेसमैन है। 4 रुपये का सामान 5 में बेच देगा, 10 रुपये का सामान 15 में बेच देगा, इसको बिजनेसमैन कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि 4 का सामान 5 में तो बेचेगा, उसके साथ साथ तिक्रम करेगा, उसमें और बुद्धि लगाएगा। समझ पा रहे? मैंने आपसे और पैसा लेगा, सही चीज़ करके लेगा, गलत चीज़ करके नहीं लेगा।
बट तिक्रम लगाएगा इसमें, समझ पा रहे हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? ही इज द इनोवेटर ऑफ द बिजनेस, रिस्क टेकर, रिवार्ड अर्नर। एंटरप्रेन्योर ऐसा होता है जो बिजनेस को इनोवेट करता है, रिस्क को उठाता है और उसके बदले लाभ कमाता है, समझ पा रहे हैं? सीधा सीधी कमाने वाले को बिजनेसमैन कहते हैं। तिक्रम उसी में कुछ डालेगा, कुछ ना कुछ बुद्धि फंसाएगा आपके साथ, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? इकोनॉमिक्स के दो ही फंडामेंटल्स है, क्या क्या? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड स्केर्सिटी माने क्या होता है? शॉर्टेज। स्केर्सिटी माने कमी को स्केर्सिटी कहते हैं। कमी को क्या कहते हैं? कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर 1। 1 मार्क का आएगा भाई चैप्टर 1 से। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेल्थ। ये कौन बोला था? एडम स्मिथ। कौन बोला था? एडम स्मिथ बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या भाई? इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं किसका? साइंस एंड वेल्थ का। साइंस एंड समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मैन इज कौन सा एनिमल? सोशल एनिमल। मैन इज कौन सा एनिमल? हम लोग कौन सा एनिमल है? समझ पा रहे? सोशल इंस्टीट्यूशन रिलेटेड विद मार्केट, प्रोडक्शन इज कॉल्ड मार्केट। सोशल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे प्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं भाई? मार्केट। क्या कहते हैं? और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कर्व कैसा होता है? कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव टू द नीचे की तरफ होता है, इसको कहते हैं कनकेव टू द ओरिजिन। कनकेव टू द ओरिजिन। चैप्टर 1 खत्म। चैप्टर 2 हम लोग का क्या था भाई? इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक सिस्टम। सुनिएगा ध्यान से। सेंट्रल बेसिक प्रॉब्लम, किसी भी देश का आधारभूत समस्या है या किसी के भी लाइफ में आधारभूत समस्या 3 ही होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करे, कैसे करे, किसके लिए करे, क्या करे, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, यही आधारभूत समस्या होता है किसी भी इकोनॉमी का। राइट 6 गोल्स ऑफ एन इकोनॉमिक। समझ पा रहे? किसी भी अर्थव्यवस्था का 6 गोल होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था का कितना गोल होता है भाई? 6 उद्देश्य होता है। कितना उद्देश्य होता है? नाम सुना पहले। पहला हम लोग का उद्देश्य है क्या चीज भाई? एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ। एफिशिएंसी, इक्विटी, ग्रोथ, फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। फ्रीडम, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे ग्रोथ है। देखो एफिशिएंसी, किसी भी देश का गोल कहता है कि एफिशिएंट रूप से काम करो, नथिंग शुड बी वेस्टेज, नथिंग शुड बी, काम समय पे करो, कुछ भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। इक्विटी मतलब जस्टिस होना चाहिए, इक्वल न्याय होना चाहिए, बराबर का अधिकार होना चाहिए। ग्रोथ का मतलब देश ग्रोथ करे, देश का क्या हो? ग्रोथ हो। समझ पा रहे? फ्रीडम का मतलब आज़ादी हो, आज़ादी है आप लोगों को। हाँ। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। आपको सुरक्षा तो मिल ही रहा आपको, यहाँ है तो पुलिस प्रोटेक्शन है, अब बॉर्डर पे है तो भाई देश का जवान है। समझ पाए? सिक्योरिटी। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब होता है कुछ भी बढ़े तो धीरे धीरे बढ़े, इनकम हो या महंगाई हो या कुछ भी घटे तो धीरे धीरे घटे, तेजी से ना घटे। समझ पा रहे? इसको कहते हैं स्टेबिलिटी। क्या कहते हैं? तो 6 गोल है प्रत्येक किसी भी देश का। 3 तरीका का इकोनॉमिक सिस्टम होता है, कैपिटलिस्ट, मिक्स, सोशलिस्ट। इकोनॉमिक सिस्टम कितना तरीका का होता है? कौन कौन? कैपिटलिस्ट, मिक्स, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट माने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं। बालक सुनो, आते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी क्या भाई? मार्केट इकोनॉमी। क्या बोलिए? जिसको हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है यूएसए। बालक पीछे वाले आपस में पूछताछ करोगे, समझ रहे हो, हवा की तरह उड़ जाओगे। अभी भी बच्चा क्या चीज़ पर ध्यान दिया? पीछे वाला भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर उधर पे ध्यान दोगे उड़ जाएगा तुम लोग। समझा? किसका बात करें? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी। क्या कहते हैं? सुनोगे ध्यान से। फिर अब क्या कर रहे हैं भाई? आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? आप क्या देख रहे हैं? देखिएगा ना घर में, आधा घंटा तो समय देखा है नहीं देखिए। आप सुनिए, देखिए, ध्यान दो जगह हो जाएगा ना तो आप ना ही देख पाएंगे नहीं सुन पाएंगे। तो सुनिए, घर में देखिएगा, वीडियो तो हो रहा है, अब घर में देख लीजिएगा मिला के, क्या टेंशन है? वो बंद करिए वो और सुनिए। इकोनॉमिक सिस्टम कितना तरीका का? 3 तरीका। कौन कौन? कैपिटलिस्ट, मिक्स, सोशलिस्ट। बोलो क्या बोले? कैपिटलिस्ट, मिक्स, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट का दूसरा नाम है मार्केट इकोनॉमी। क्या नाम है? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे धनी लोग ज्यादा होते हैं ऐसा माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या? यूएसए, यूके। यूएसए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कुछ फीचर्स था, विशेषता था। यहाँ पे सरकार का देखिए कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ज़्यादातर प्राइवेट का सामान रहेगा। फीचर से प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, प्राइज मैकेनिज्म है, बिजनेस करने का आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ प्रॉफिट मोटिव, लाभ का हमारा उद्देश्य होता है।
ऐसे इकोनॉमी का लाभ कमाना उद्देश्य होता है। मिक्स इकोनॉमी बाद में समझेंगे, पहले समझते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, जहाँ पे सरकार का हर चीज़ पर नियंत्रण होता है। जैसे चाइना, जापान, क्यूबा। चाइना, जापान समाज को लेकर चलाया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो भी प्रॉपर्टी होता है सोशल प्रॉपर्टी होता है, समाज का होता है, माने सरकार का होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में नो कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता, देशभक्ति ज़्यादा होता है, कंपटीशन नहीं होता है, नो कंपटीशन। समझ पा रहे? मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, मैक्सिमम सोशल, ज़्यादातर समाज के भलाई के लिए काम होता है। और प्रोडक्शन डिसीजन वहाँ का कौन लेता है? प्लानिंग अथॉरिटी। प्रोडक्शन डिसीजन टेकन बाई प्लानिंग अथॉरिटी। कहाँ का भाई? सोशलिस्ट इकोनॉमी। कहाँ का? समझ पा रहे? और मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे दोनों का फीचर्स रहेगा, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों रहेगा। जैसे इंडिया में है, यहाँ धनी लोग भी पाए जाते हैं, गरीब लोग भी पाए जाते हैं, धनी लोग भी पाए जाते हैं। और क्योंकि हमारा जो अर्थव्यवस्था ये कौन था? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी इज अ कम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। दोनों का जब कम्बिनेशन रहेगा इसे हम कौन सा इकोनॉमी कहते हैं? मिक्स इकोनॉमी। जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब मिक्स इकोनॉमी वाला देश है। समझ पा रहे हैं? बांग्लादेश, ये सब मिक्स इकोनॉमी वाला देश है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है? सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। कुछ सेक्टर पे कंट्रोल कौन करेगा? गवर्नमेंट। एंड सम सेक्टर्स आर कंट्रोल बाय द प्राइवेट। जैसे ट्यूशन को प्राइवेट चला रहे हैं, इंडियन रेलवे को कौन चला रहा है? गवर्नमेंट। इंडियन रेलवे को कौन चला रहा? ऐसा माना जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में लोग धनी होंगे। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा कि सबको बराबर रूप से देखा जाएगा, पोस्ट के लिए वहाँ पे लोग काम करते हैं। और मिक्स में दोनों का फीचर्स रहेगा। समझे क्या बोले? मिक्स इकोनॉमी का विशेषता है कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा, पब्लिक सेक्टर भी रहेगा। क्या आपके देश में प्राइवेट सेक्टर है? पब्लिक सेक्टर है? पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल आज़ादी रहेगा। समझ पा रहे? कुछ करने का, कुछ नहीं भी करने का, कुछ करने का और कुछ निकामा भी चाहो तो कर सकते हैं, निकामागिरी। चलो, प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रहता है और पब्लिक प्रॉपर्टी भी रहता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव भी यहाँ का काम है, और सोशल वेलफेयर, दोनों फीचर्स है ना, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। क्लियर है क्या? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। तो मार्ट देख रहे हो ना, मार्ट में झूला लगा हुआ है, यहाँ जाओगे विवेकानंद के स्टैचू के पास चेयर लगा हुआ बैठने का, वो कौन है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। तुम लोग बैठ सकते हो, भिखारी बैठ सकता है, अमीर बैठ सकता है, कुत्ता बैठ सकता है, ये वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, मानो सब लोग यूज करेंगे। समझ रहे हो? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। अब क्या होता है, कितना लोग बैठ के उसको तोड़ देता है या घर लेके आता है, माने रिसोर्सेज को बर्बाद करना। रिसोर्सेज को क्या करना? इसको हम कहते हैं ट्रेजेडी ऑफ कॉमन। क्या कहते हैं? डेवलप इकोनॉमी। डेवलप माने जो देश विकास कर चुका है, विकसित देश है। विकसित देश में क्या होता है? हाई नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हाई लेवल का होता है, हाई लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होता है। समझ पा रहे हैं? हाई टेक्नोलॉजी, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और लो पॉपुलेशन, जनसंख्या कम होता है। जनसंख्या, अमेरिका का जितना जनसंख्या है ना, पूरा देश का जनसंख्या एक यूपी हम लोग का संभाल लेगा, उत्तर प्रदेश हम लोग का एक संभाल लेगा, इतना ही जनसंख्या अमेरिका का। समझ पा रहे हैं? लेकिन सब चीज़ हाई है, जनसंख्या लो है। सब चीज़ हाई है, जनसंख्या अंडर डेवलप और डेवलपिंग। अंडर डेवलप या डेवलपिंग का फीचर्स क्या होगा? जितना हाई बोले सब लो कर दो, और जहाँ लो बोले वहाँ हाई कर दो, माने हाई पॉपुलेशन, हाई लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, लो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो पर कैपिटा इनकम। खाली एक ही चीज़ है, खाना पीना खा के कोई काम नहीं तो रिंगा रिंगा खेल के बेबी पैदा करो। हाई पॉपुलेशन। समझा क्या बोले? हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बात कर रहे हैं हम लोग अंडर डेवलप या डेवलपिंग। अंडर डेवलप या अंडर डेवलप और डेवलपिंग एग्जाम्पल क्या है? इंडिया और क्या? श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे अंडर डेवलप डेवलपिंग की कैटेगरी में चले आएंगे। प्राइस मैकेनिज्म जो होता है इनविजिबल हैंड होता है। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? मार्केट सिस्टम इनविजिबल है। इसको कौन बोला था? एडम स्मिथ। कौन बोला था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सारे प्रॉब्लम कौन सॉल्व करते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। कौन सॉल्व करता है? और एक कार्ल मार्क्स का थ्योरी था, ये थ्योरी दिया था डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। कौन दिया था भाई? कार्ल मार्क्स। कौन दिया था? एक थ्योरी को डेवलप किया था। कौन डेवलप किया था? कार्ल मार्क्स। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? हाँ, हिस्ट्री में भी कार्ल मार्क्स था भाई, आप लोगों का हिस्ट्री में भी था। द मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम प्राइस इज डिटरमाइंड। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है? प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा?
इन डायरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इन डायरेक्शन ऑफ डिमांड एंड इन डायरेक्शन ऑफ डिमांड एंड समझ रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का चैप्टर 3 डिमांड सप्लाई मार्केट एंड प्राइस। डिमांड सप्लाई मार्केट एंड डिमांड का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का मांग करना। आप लोग अच्छा मान लीजिए रास्ता चल रहे हैं, आपको आइसक्रीम खाने का मन कर दिया और मान लीजिए आपके पास पैसा भी है, तो क्या उस वस्तु का डिमांड होगा या नहीं होगा? होगा होगा। खरीदने का इच्छा कर दिया आइसक्रीम और 10 रुपया दाम है, 10 रुपया पॉकेट में है, तो आराम से किन लेंगे। तो डिमांड का होने के लिए 3 चीज़ का होना जरूरी है। डिजायर टू परचेज, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस। डिजायर टू परचेज, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस। अगर तीनों रहेगा किसी वस्तु का डिमांड हो जाएगा। डिजायर टू परचेज माने खरीदने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, खरीदने का माने मन होना चाहिए, रुपया होना चाहिए, क्या होना चाहिए, और विलिंगनेस होना चाहिए माने हिम्मत होना चाहिए, हाँ किन के खा लेंगे। अच्छा मान लो रुपया है, खरीदने का इच्छा शक्ति है कि किनेंगे आइसक्रीम, 10 रुपया भी है, लेकिन हम सोच रहे साला खाएंगे तो खर्चा हो जाएगा, छोड़ नहीं खाते। विलिंगनेस नहीं, क्या नहीं है भाई? विलिंगनेस नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बोलिए। सोचो नहीं कहना, विलिंगनेस नहीं है, समझ पा रहे? तो तीनों चीज़ का होना जरूरी है किसी वस्तु का डिमांड के लिए। डिमांड का डेफिनेशन समझाया था कि डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। डिमांड इज द डिजायर टू परचेज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर। डिमांड को होने के लिए, किसी वस्तु का मांग को होने के लिए खरीदने का इच्छा शक्ति और साथ में क्रय शक्ति का होना जरूरी है। क्रय शक्ति का होना जरूरी है। फिर समझे थे भाई यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है भाई? हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड करेगा। यूटिलिटी क्या करेगा? हमारे वांट्स को सेटिस्फाइड करेगा। यूटिलिटी 2 तरीका का होता है, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। मान लो तुम एक्स्ट्रा खाते जा रहे हो, सबको जोड़ दो टोटल, सबको जोड़ दो। अब मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। मार्जिनल माने क्या होता है? मान लीजिए एक प्यासा को पानी लगा, 1 गिलास पानी दे दिए, उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। दूसरा गिलास में सेटिस्फेक्शन कम होगा, तीसरा गिलास में सेटिस्फेक्शन, चौथा गिलास में सेटिस्फेक्शन और कम होगा, 5वां गिलास में सेटिस्फेक्शन 0 हो जाएगा, 6ठा गिलास में पिला दिया, पानी पियो बहुत फायदा करेगा, 7वां में पिला दिया क्या करेगा? उल्टी कर देगा। उल्टी करेगा ना, 7-8 गिलास पानी को उल्टी करेगा ना, समझे? माने नेगेटिव में चला जाएगा। माने मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव, 0, नेगेटिव। किसका बात करें? मार्जिनल यूटिलिटी। किसका? इफेक्टिव डिमांड वही डिजायर टू परचेज प्लस परचेजिंग पावर प्लस क्या होना चाहिए? विलिंगनेस। क्या होना चाहिए? डिमांड को प्रभावित करने वाले कुछ तत्व है जो या तो डिमांड को घटा देंगे या तो डिमांड को बढ़ा देंगे, जिसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं हम लोग? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सुन लो ध्यान से, प्रभावित करने वाले तत्व क्या है? नीड ऑफ द इंडिविजुअल, जिसको जितना जरूरत उतना खरीदेगा, ज़्यादा जरूरत ज़्यादा खरीदेंगे, कम जरूरत कम कर देंगे, इसको हम क्या कहते हैं? नीड ऑफ द इंडिविजुअल। इनकम ऑफ द कस्टमर, कस्टमर का इनकम में डिपेंड करता है। कस्टमर का इनकम ज़्यादा हो गया, डिमांड चेंज। कस्टमर का इनकम कम हो गया, डिमांड चेंज। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, स्वाद और पसंद चेंज हो गया। स्वाद और पसंद, मान लो बीड़ी पीते थे, अब हमें बीड़ी अच्छा नहीं लग रहा, सिगरेट अच्छा लग रहा, क्या पियेंगे भाई? सिगरेट पियेंगे। टेस्ट चेंज हो चुका, डिमांड चेंज। सब्सटीट्यूट गुड, शर्ट के बदले टी शर्ट पहनेंगे, शर्ट का दाम ज़्यादा हो गया, क्या पहनेंगे? टी शर्ट। ट्यूबलाइट के बदले बल्ब जलाएंगे, ट्यूबलाइट के बदले क्या जलाएंगे? ये क्या है भाई? सब्सटीट्यूट। क्या है? एक के बदले दूसरा, एक के बदले, समझे क्या बोले? और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा, एक का प्राइस कम हुआ तो दूसरा का डिमांड बढ़ जाएगा। समझ पा रहे? कई एग्जांपल दिए, जैसे जियो फ्री में सिम दिया, शुरू में जियो फ्री में सिम दिया ना, सबके मोबाइल में किसका सिम आ गया? जियो का। रिचार्ज का एयरटेल का होगा, रिचार्ज किसका होगा? तो एक का प्राइस 0 कर दिए, डिमांड किसका बढ़ गया? दूसरा रिचार्ज का। डिमांड किसका बढ़ गया? अब जियो का सिम लियो तो जियो का रिचार्ज कराओगे, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या कहते हैं? ये सारे के सारे डिमांड को प्रभावित करने वाले तत्व है, या तो घटाएंगे या तो बढ़ाएंगे, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ तो क्या है भाई? नीड ऑफ द इंडिविजुअल, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड और क्या? सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स और फिर पढ़े थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब एक ही प्रोडक्ट को बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा कि ज़्यादा होगा? सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा। एक समय ऐसा आएगा कि सेटिस्फेक्शन लेवल 0 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल दिए थे कि नया नया कुछ टी शर्ट खरीद लेना, शर्ट किनना, जब शुरू में पहने हो तो बहुत मज़ा आता है, बार बार पहनते जा रहे हो तो सेटिस्फेक्शन लेवल कम होगा कि ज़्यादा होगा? लास्ट में मान लो छेदा हो गया, तब पहनोगे तो फेंक दोगे,
फिर मम्मी का काम स्टार्ट होगा, पूछा उनको भी 1-2 दिन मजा आएगा, बिना नया है, फिर वो फेंक देंगी। समझ रहे हैं किसका बात कर? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एकदम प्रैक्टिकल है। बोला व्हेन वी आर कंज्यूमिंग सेम कमोडिटी मोर एंड मोर टाइम्स देन सेटिस्फेक्शन लेवल इज डिक्रीजिंग, देन सेटिस्फेक्शन लेवल इज, जब एक ही प्रोडक्ट को बार बार हम इस्तेमाल करेंगे तो संतुष्टि का लेवल कम होता जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहते हैं भाई? अच्छा, इसका कुछ एजम्पशन है कि कस्टमर रेशनल होना चाहिए। कस्टमर क्या होना चाहिए? रेशनल माने बढ़िया कस्टमर होना चाहिए। तो बेटा छेदा भी हो गया, मजा लेके पड़ी रहा, बोला क्या हुआ? छेद ना हुआ है, पढ़ने तो हवा लग रहा है। और कस्टमर ही रेशनल है, रेशनल नहीं है, वो ठीक नहीं है, पगला कस्टमर है। समझा? रेशनल कस्टमर होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ। लॉ ऑफ डिमांड किसका बात करें? मांग का नियम। किसका बात करें? लॉ ऑफ डिमांड किसका नियम को दर्शाता है? प्राइस और कमोडिटी। प्राइस और तो प्राइस और कमोडिटी के संबंध को दर्शाता है लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड। किसका बात करें? लॉ ऑफ डिमांड। किसका? तो लॉ ऑफ डिमांड इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। When price rises, demand will be fall. Price fall, demand will be rises. Other factor will be remaining constant. इसको हम क्या कहते हैं भाई? लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला कि हम प्राइस और वस्तु का संबंध को दर्शाते हैं। प्राइस ज़्यादा हो गया, डिमांड कम, प्राइस कम हो गया, डिमांड ज़्यादा। इसे क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड। क्या कहेंगे? लॉ ऑफ डिमांड का कुछ एक्सेप्शन है, माने अपवाद में नियम है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा। जैसे डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। कौन सा? देखा देखी समझते हैं कि इनके घर में टीवी है तो मेरे भी घर में टीवी होना चाहिए। बोले हमको खाने का नहीं है, लेकिन हम क्या लेंगे? टीवी लेंगे। क्या लेंगे? देखा देखी हो रहा है ना? लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। वेवलेन इफेक्ट क्या था? वेवलेन इफेक्ट बताओ। वेवलेन इफेक्ट था ना कि किसी को ज़्यादा पैसा ले रहा, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, कम पैसा ले रहा, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया। कितना का माइंड सेट होता है ऐसा? ज़्यादा लिया, ओ माय गॉड एक नंबर माल है, पैसा कम ले लिया, माल खराब है। वेवलेन इफेक्ट। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड का नियम लागू नहीं होगा। एडिक्शन आदत हो गया, मान लीजिए किसी को अल्कोहल पीने का आदत हो गया, दाम बढ़ते तो बढ़े, डजंट मैटर, वो उसको पीना है तो पीना है, बस बात खत्म। एडिक्शन। स्पेकुलेशन। शेयर मार्केट में क्या होता है? उल्टा होता है। शेयर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा है, प्राइस कम है तो डिमांड भी शेयर मार्केट में उल्टा हो जाता है। तो ये सारे के सारे लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शन है? क्या है भाई? क्या एक्सेप्शन है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, वेवलेन इफेक्ट, एडिक्शन और क्या? स्पेकुलेशन। क्या बोलिए? फिर पर ऐसे सप्लाई। सप्लाई माने क्या? मार्केट में सेलर ऑफर कर रहा, इतना पैसा दीजिएगा तो हम सामान दे देंगे आपको, इसको हम कहते हैं सप्लाई। क्या कहते हैं? सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। समझ पा रहे? सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ कमोडिटी। उसी में जा रहा है। ऑफर फॉर सेल एट एनी प्राइस। ऑफर फॉर सेल एट कितना भी पैसा, हमें इतना पैसा मिलेगा ना तो हम आपको सामान दे देंगे, इसको कहते हैं सप्लाई। सप्लाई का हिंदी होता है आपूर्ति। आप पूर्ति कर देंगे, पैसा दो पूर्ति कर देंगे। समझ पा रहे? किसका बात कर? सप्लाई। किसका? लॉ ऑफ सप्लाई उल्टा बोला था कि प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा है, प्राइस कम है तो सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड ऐसा नहीं बोला था। लॉ ऑफ डिमांड बोला प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम है, प्राइस कम है तो डिमांड। कौन बोला था ये? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोला? प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसर लोग कहते हैं ना कि दाम ज़्यादा होता है सप्लाई भी ज़्यादा होता है, दाम कम होता है सप्लाई कम हो जाता है। किसका बात करें? लॉ ऑफ सप्लाई। किसका? तो लॉ ऑफ सप्लाई इज द रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई विल बी राइजेस एंड वाइस वर्सा, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर विल बी रिमेनिंग एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के अपवाद में कुछ नियम है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू नहीं होता है। जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स, खाने पीने का सामान पे लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होगा। एग्रीकल्चरल गुड्स। ऑक्शन से जहाँ हथौड़ा मार के होता है, बोली लगाया जाता है, हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको दे देंगे, वहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू नहीं होगा। एंटी गुड्स है, माने जैसे गांधी जी का टूटा हुआ चश्मा, समझ पा रहे हैं? मोदी जैकेट का नीलामी हुआ, धोनी का बैट का नीलामी हुआ, ये सब एंटी गुड्स का ऊपर में लॉ ऑफ सप्लाई का नियम लागू नहीं होता है। उसके बाद भाई हाउ डू यू क्लासीफाइड मार्केट। मार्केट को आप कैसे बांट सकते हैं? तो मार्केट को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम के हिसाब से मार्केट को बांट सकते हैं। वेरी शॉर्ट,
शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। बोलो क्या बोले? वेरी शॉर्ट माने 1-2 दिन के लिए। मेला है, तंबू गाड़ के जलेबी बेचो, उड़ा दो, खत्म, मैंने जलेबी बंद करो। वेरी शॉर्ट। कौन सा? मेला आया, बलून फुला फुला के बेच दो, वेरी शॉर्ट। समझा क्या बोले? और फिर क्या भाई? शॉर्ट पीरियड माने 1-2 साल के लिए, 1-2 महीना के लिए शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड माने मेरे जीवन काल तक रहेगा। और वेरी लॉन्ग माने मेरा लड़का का लड़का ऐसे चलते रहेगा फिर इधर, इसको कहते हैं वेरी लॉन्ग। क्या कहते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी के हिसाब से 2 तरीके का मार्केट है, होलसेल, रिटेल। होलसेल थोक में किनेंगे, थोक में बेचेंगे, ज़्यादा मात्रा में किनेंगे, ज़्यादा मात्रा में बेचेंगे, होलसेल। रिटेल थोड़ा थोड़ा किनेंगे, थोड़ा थोड़ा बेचेंगे, जो चाहिए वो बेच देंगे। समझे? तुमको जो चाहिए वो बेच देंगे। रिटेल का दुकान में जाना ना, मोदी दुकान में, तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। समझ पा रहे? गुटखा चाहिए गुटखा मिलेगा, पान चाहिए पान मिलेगा, तेल चाहिए तेल मिल जाएगा। समझा? जवाइन चाहिए जवाइन मिल जाएगा। समझा क्या बोले? जो चाहिए मिल जाएगा तुमको। पेस्ट चाहिए पेस्ट मिल जाएगा। समझे क्या बोले? थोड़ा बहुत दवा भी मिल जाएगा, सारी गोल्ड। समझे? किसका बात कर? रिटेल मार्केट। किसका? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से 3 तरीके का मार्केट है, नेशनल, इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल, लोकल। नेशनल इंटरनेशनल लोकल, आसपास के बाजार को लोकल मार्केट। आसपास के बाजार है ना आप लोगों का। नेशनल माने देश में कहीं से भी, इंटरनेशनल माने बाहर से लेके आइए। कंपटीशन के हिसाब से 2 तरीका का मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन माने जहाँ पे भयानक कंपटीशन है, जबरदस्त वाला कंपटीशन है, उसे कहते हैं परफेक्ट। और इम्परफेक्ट कंपटीशन किसको कहते हैं? जहाँ कंपटीशन है बट परफेक्ट जैसा नहीं। कंपटीशन तो है लेकिन परफेक्ट, इसे कहते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। क्या कहते हैं हम लोग? इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आएगा मोनोपोली, ऑलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली, ऑलिगोपोली, डिओपोली, मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोली माने द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय सिंगल सेलर। ऐसा बाजार जिसमें एक ही सेलर है, एक ही सेलर उसका मालिक है, उसे कहते हैं मोनोपोली। जैसे बंगाल में सीएससी, देश में रेलवे, देश में इंडियन रेलवे, रेल चलवाता है एक ही जन है ना भाई, आरबीआई। समझ पा रहे? इसको कहते हैं मोनोपोली। क्या कहते हैं? मोनोपोली माने द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय सिंगल सेलर, उस बाजार में बेचने वाला एक जन रहेगा। ऑलिगोपोली माने फ्यू, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय फ्यू सेलर, कुछ ही विक्रेता रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, कुछ रहेगा, उसे कहते हैं ऑलिगोपोली। जैसे बाइक बनाने वाला कंपनी कुछ ही है, साबुन बनाने वाला कंपनी कुछ ही है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डिओपोली, डिओपोली माने 2 सेलर रहेगा, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय 2 सेलर। पेप्सी एंड कोको कोला, पेप्सी एंड 2 ब्रांड है। समझ पा रहे हैं? और कोई ब्रांड है? बोलो, बोल दो। स्प्राइट है क्या? क्या बोल रहा? वो अलग है, एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी ड्रिंक का बात नहीं चल। डिओपोली है, द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय कितना सेलर? 2 सेलर। कौन कौन? पेप्सी एंड कोको कोला। जितना माल पीते हो, लिम्का, स्प्राइट, सब कोको कोला का माल है। माजा फाजा सब लिखा रहता है ऊपर। बाप का नाम तो लोग पढ़ता नहीं है, प्रोडक्ट का नाम पढ़ता है, ढक्कन पे लिखा रहता है बाप का नाम, ये है। समझा? सब कोको कोला का माल है। चलो, किसका बात करें? डिओपोली। किसका? द मार्केट विच इज कंट्रोल बाय कितना सेलर? 2 सेलर। कितना सेलर? मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक का मतलब होता है मैनी बार मैनी सेलर बट गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। खरीदने वाला का भी कमी नहीं, बेचने वाला का भी कमी नहीं। गुड्स आर होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, कुछ के पास एक जैसा सामान मिलेगा, कुछ के पास अलग अलग। जैसे मुंशी बाजार, मुंशी बाजार में क्या भाई? खरीदने वाला का कमी है, बेचने वाला का कमी है। सियालदा, सियालदा में खरीदने वाला कमी है, बेचने वाला का कमी है। कुछ लोग एक जैसा माल बेचेगा, कुछ लोग अलग अलग। इसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। क्या कहते हैं हम लोग? मार्केट क्या भाई? बाजार। बाजार मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर एंड सेलर मीट ईच अदर एंड कंडक्ट बाइंग एंड सेलिंग। मार्केट क्या? बाजार है जहाँ पे कौन बैठा हुआ? सेलर। कौन बैठा हुआ है? आप जा रहे हैं, आप कौन है? बायर। दोनों का मिलन होता है, गला मिला के आमने सामने, आमने सामने। फिर हम लोग सामान लेते हैं, बोलते हैं कि 2 सामान, पैसा दे देते हैं। समझ पा रहे? किसका बात कर रहे? मार्केट। किसका बात कर रहे हैं? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर है। परफेक्ट कंपटीशन है जहाँ भयानक कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का फीचर है, मानी बार मानी सेलर। मानी बार खरीदने वाला भी ज़्यादा, बेचने वाला भी ज़्यादा। गुड्स आर होमोजीनियस, गुड्स आर सबके पास एक जैसा माल रहेगा। लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, दुकान कतार में रहेगा, दुनिया भर का दुकान रहेगा, दुकान का कमी नहीं रहेगा। इसको हम कहते हैं लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का मतलब ऐसा बाजार में आप हमेशा के लिए नया दुकान खोल सकते हो, पुरानी दुकान बंद कर सकते हो। ये कौन सा मार्केट है भाई? इट इज अ प्राइस टेकर मार्केट। माने जो प्राइस चल रहा है वो ले लो, जो प्राइस चल रहा है वो ले लीजिए, इसे कहते हैं प्राइस टेकर।
नो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इनकट, प्रचार का कोई खर्चा नहीं लगता है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, हमारे पास जिस क्वालिटी से माल बना है ना, सामने वाला के पास उसी क्वालिटी से माल बना हुआ है। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, ऐसा बाजार में जाना है तो पूरा पूरा ज्ञान लेके जाइए, ऐसा बाजार में जाना है तो पूरा पूरा ज्ञान लेके जाइए। परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, किसका बात करें? फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, फीचर्स ऑफ तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स क्या है? मैनी बायर, मैनी सेलर, लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म, गुड्स आर होमोजेनियस, नो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट इनकट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट अलाउड, परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट। मोनोपोलिस्टिक आगे ही हम लोग समझ लिए, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ऐसा खर्चा जो फिक्स है, लगेगा ही लगेगा। प्रोडक्शन करो तो लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करो तो भी लगेगा। जैसे रूम का रेंट, ताला मार के भी रखेंगे तो लगेगा, रह के मजा लेंगे तभी लगेगा, ज़्यादा लोग रहेंगे तब भी लगेगा, कम लोग रहेंगे तब भी लगेगा। इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब प्रोडक्शन करिए तो पैसा लगेगा, प्रोडक्शन नहीं करिए पैसा नहीं लगेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी चलाइएगा तो पैसा लगेगा, नहीं चलाएगा नहीं पैसा लगेगा, समझे? इसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल है सैलरी, रेंट, सैलरी। वेरिएबल कॉस्ट का एग्जांपल क्या भाई? रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी। फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल टू, और वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होता है इन्वर्टेड एस। फिक्स कॉस्ट नेवर बी जीरो, वेरिएबल कॉस्ट कैन बी जीरो। फिक्स कॉस्ट का भी जीरो नहीं हो सकता है, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकता है। टोटल कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को, वेरिएबल कॉस्ट को क्यू से डिवाइड करेंगे ना तो आ जाएगा एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सुन लो, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व जो होता है यू शेप होता है, यू शेप। और एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर। रिलेशन पूछा जाता है एसी और एमसी का, एसी और एमसी का रिलेशन लिखवाते हैं। व्हेन एसी इंक्रीजेज एमसी ग्रेटर देन एसी, व्हेन एसी इंक्रीजेज एमसी ग्रेटर देन एसी, व्हेन एसी इज मिनिमम एमसी इक्वल टू एसी, व्हेन एसी डिक्रीजेज एमसी लेस देन एसी, एमसी लेस देन एसी जब बढ़ेगा, एसी इंक्रीजेज एमसी ग्रेटर देन एसी, एसी इज मिनिमम एमसी इक्वल टू एसी, एसी डिक्रीजेज एमसी लेस देन एसी, एमसी लेस देन। सवाल कराए थे, इस पे देख लीजिएगा, सवाल आज तक नहीं पूछा गया है। चैप्टर 4 है हम लोग का, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्राइवेट कॉस्ट। जो हम लोग खर्चा करते हैं उसे प्राइवेट कॉस्ट कहते हैं। सरकार जब खर्चा करेगा उसे सोशल कॉस्ट। हम लोग खर्चा करेंगे प्राइवेट कॉस्ट, सरकार खर्चा करेगा टोटल सोशल कॉस्ट। प्राइवेट गुड्स, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर बनाएगा प्राइवेट गुड्स, सरकार बनाएगा पब्लिक गुड्स। सरकार क्या बनाता है भाई? लॉ ऑर्डर को मेंटेन कराएगा और डिफेंस गुड्स बनाता है। कौन सा गुड? डिफेंस गुड्स, बम, गोला बारूद सरकार बनाता है। पोल्यूशन टैक्स, वातावरण में गंदगी फैलाओगे, गैस छोड़ोगे, उस पर कुछ टैक्स ले लेंगे, उसे कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पोल्यूशन टैक्स, पोल्यूशन आप लोग फैला रहे हैं वातावरण में कि नहीं फैला रहे हैं? हाँ, किसी भी तरीके से फैला रहे हैं ना, टैक्स लगेगा, उसको कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, जितना इनकम उतना टैक्स, ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। क्या कहते हैं? समझ रहे हैं? इनकम इंक्रीजेज टैक्स रेट इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज टैक्स रेट, समझ पा रहे? फिर हम लोग का रिग्रेसिव टैक्स, गरीबों से ज़्यादा लेते हैं, गरीबों से वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लेंगे उसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लेंगे उसको क्या कहते हैं? और गरीब कैसे देता है? ज़्यादा, सबसे ज़्यादा गरीबी खाता है, सबसे अनाज को पचन हजम करता है ना, तो ये गरीब करता है। धनी के पास टाइम कहाँ है खाने का? धनी के पास टाइम नहीं है खाने का, सबसे ज़्यादा गरीब खाता है। समझ पा रहे हैं? धनी का लड़का लोग भी देखिएगा, बेटा सो के उठेगा 12 बजे, तारा अमीर का धनी का बच्चा उठा 12 बजे, तारा गरीब का बच्चा सुबह 4 बजे से उठ के जलेबी रोटी तोड़ दिया है। कितना समझ रहे हैं? कितना तोड़ ताल के खत्म किया है, समझे? तो ज़्यादा तो गरीबी खाएगा। गरीब के पास कोई काम नहीं है तो, काम नहीं है तो खाना ही काम है, कोई काम नहीं है तो खाना ही काम है, तो खाओ, बात खत्म। गाँव में जाना देखना, तुम भी 2 रोटी ज़्यादा खा लेते होगे, तो सब खाता है, देखा देखिए हम लोग भी खा लेते हैं। चलो, किसका बात कर रहे हैं? रिग्रेसिव टैक्स। किसका बात कर रहे हैं? समझ रहे हैं? इसमें हायर टैक्स लगता है लोअर इनकम से और लोअर टैक्स लगता है हायर इनकम से, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। नेचुरल मोनोपोली है। नेचुरल मोनोपोली क्या होता है बाबा? जो हमारे देश में नेचुरली है, लगातार गिरते जा रहा है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, सब नेचुरल मोनोपोली है। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है भाई? प्रोपोर्शनल टैक्स जो कंपनी वगैरह से लगाते हैं सबसे इक्वल रेट लेते हैं,
सबसे सेम टैक्स लेंगे, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। क्या कहते हैं? चैप्टर 5 सम मेजर माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स। सुनो ध्यान से। नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है। नेशनल इनकम को मापने का 3 मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड इनकम, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड इनकम और वैल्यू एडेड मेथड। क्या बोला कि वस्तु का हम लोग सेवा लेंगे अंतिम वाला, वस्तु का मूल्य लेंगे अंतिम वाला, माने फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसीडर्ड। जैसे मान लो कोई सामान बनाए, इनको हम 10 रुपये में बेचे, इनको बेच दिए 20 रुपये में, उनको बेच दिए 50 में, और रिटेलर है उनको ये जाके बेच दिए 80 में, और रिटेलर कस्टमर को बेच दिया 220 रुपया, अब कस्टमर खा के हजम कर लिया। कितना फाइनल हुआ भाई? 220। कितना फाइनल हुआ? यही बोला वैल्यू एडेड कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कंसीडर करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड, सरकार कहता है कि इंसान 2 ही तरीका खर्च करेगा। सरकार कहता है कि इंसान 2 ही तरीका खर्चा करता है, करेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। खाएगा बचेगा तो इन्वेस्ट करेगा, खाएगा बचेगा तो क्या करेगा? दोनों को जोड़ दो, एक्सपेंडिचर मेथड हो जाएगा। करेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, करेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किसका बात करें? एक्सपेंडिचर मेथड। और इनकम मेथड में क्या बोला कि जितना फैक्टर इनकम हो रहा है, फैक्टर इनकम का मतलब मान लीजिए आप रेंट मिल रहा, इंटरेस्ट मिल रहा, प्रॉफिट हो रहा, ये सारे फैक्टर इनकम को जोड़ दो, सारे के सारे कहाँ आएंगे? इनकम मेथड में। बट ट्रांसफर अर्निंग नहीं आएगा। ट्रांसफर अर्निंग समझते हैं? जैसे दीदी क्लास 12 को बच्चे को 10,000 रुपया दी थी ना मोबाइल किनने के लिए, तो क्लास 12 का बच्चा लोग क्या बोलेगा? कमाई हो गया। वो कमाई नहीं है आपका। गांव में किसान लोगों को 6-6 हज़ार रुपया मिला, किसान क्या बोलेगा? कमाई हो गया। वो ट्रांसफर अर्निंग है। ये सब इनकम मेथड में ऐड नहीं होगा। ये सब इनकम मेथड में पेंशन ये सब इनकम मेथड में ऐड नहीं होता है। ऑल फैक्टर्स इनकम को जोड़ दो, कहाँ आ जाएगा? इनकम मेथड। क्या आ जाएगा? इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर के जरिए हम क्या करते हैं भाई? महंगाई को मापते हैं। माने 2 वेरिएबल, 2 डिफरेंट सिचुएशन में क्या चेंजेज हुआ है, उस चेंजेज को मापने के लिए इंडेक्स का प्रयोग करते हैं। प्राइस का माप करेंगे तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी का माप करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स, प्राइस का माप करेंगे प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी का माप करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स। आपको बुखार लग जाएगा तो शरीर का तापमान कैसे मापा जाएगा? थर्मामीटर। समझ रहे हैं? तो 2 डिफरेंट टाइम में क्या चेंजेज हुआ है उसका माप करने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? इंडेक्स नंबर। क्या चीज़ का? प्राइस का चेंज कर, प्राइस का माप करेंगे तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी को माप करेंगे तो क्वांटिटी इंडेक्स। इंडेक्स नंबर को बनाने में दिक्कत आता है। दिक्कत क्या है भाई? डिफिकल्टी इन द सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर को चुनाव करने में दिक्कत होता है। बेस ईयर ऐसा होना चाहिए जिस साल कोई गड़बड़ी नहीं हुआ हो, कोई घटना नहीं हुआ हो। हर साल कुछ ना कुछ तो घटना हो ही जाता है। समझ पा रहे? बेस ईयर का सिलेक्शन करने में दिक्कत होता है। डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ कोमोडिटी, कोमोडिटी को सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है। डिफिकल्टी इन सिलेक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस को सिलेक्ट करने में दिक्कत होता है। समझ रहे हैं? डिफिकल्टी इन सिलेक्टिंग द मेथड ऑफ एवरेजिंग, कौन सा मेथड से एवरेज करें, ये सब दिक्कत होता है। समझ रहे? डिफिकल्टी इन अटैचिंग वेट, वेट कितना दिया जाए, सब दिक्कत होता है। तो ये सारे के सारे परेशानी है इंडेक्स नंबर को मापने का। सेविंग क्या? सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कमाए हैं 10,000, खर्चा किए हैं 8,000, कितना बचा लिए? यही है सेविंग। सेविंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वो पैसा सेव कर लिए, उसको क्या करेंगे? इन्वेस्ट। क्या करेंगे? कहीं पे लगा देंगे, उसको कहते हैं इन्वेस्ट। क्या कहते हैं? अरे बात नहीं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे देश का व्यापारी चाहे हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन करे, चाहे पृथ्वी पे कहीं पे भी करे, वो सारे के सारे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होंगे। हमारा देश का बिजनेसमैन चाहे हमारे देश में 1 साल के अंदर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे, या पृथ्वी पे कहीं पे भी जाके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करे, सारे के सारे कहाँ आएंगे? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल। फिर पर रहते जीडीपी। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे देश के अंदर 1 साल में जितना भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा, चाहे हमारे देश का व्यापारी करे, चाहे फिरंगी लोग आके करे, चाहे कोई भी करे, हमारे देश में हुआ है वो जीडीपी में आएगा। समझ पा रहे? न्यूज़ वाले देखते हैं ना, बोलते हैं कि जीडीपी ये हो गया वो हो गया। जीडीपी अच्छा रहने से जेब पे असर कम पड़ेगा, आपका स्थिति ठीक रहेगा, याद रखिएगा। जीडीपी गड़बड़ होगा, आपका परिस्थिति खराब हो जाएगा, आपके परिवार का परिस्थिति खराब हो जाएगा। साधारण भाषा में समझ लीजिए। किसका बात करें? जीडीपी। माने जीडीपी रेफर्स टू वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। समझ पा रहे? विद इन द कंट्री। इसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन हटा दो, आ जाएगा एनडीपी।
नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार, बेरोजगार तो है, देख ही रहे हो बेरोजगार लोगों को। अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू लैक ऑफ, जब काम का कमी रहेगा उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स का है, जिसमें दो तरीका का मेन है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब उसे काम मिल रहा है, लेकिन जिस पैसा पे मिल रहा है वो नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, जिसको निकम्मा बोलते हैं, शरीर में उसका जंग लग गया है, समझ पा रहे, काम चोर इंसान लोग ऐसा करता है, इसको कहते हैं वॉलेंट्री। क्या कहते हैं? अरे तुमको काम मिल रहा, गधा, अभी बैठने से अच्छा के काम पे करो, बढ़िया मिल जाएगा, छोड़ देना, बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन नहीं, वो लोग नहीं करेंगे, बैठेंगे बाकी करेंगे नहीं, ऐसे लोगों को निकम्मा कहते हैं। वॉलेंट्री, अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री। और याद रखिएगा, काम काम होता, पगार मैटर नहीं करता है, काम काम होता, पगार मैटर नहीं करता। 1 रुपया का भी काम मिल रहा है ना, तो चुपचाप करो, क्योंकि तुमको तो 5 रुपये का औकात ही नहीं बनाया करने का, तो कम से कम 1 वाला मिल रहा, करो बढ़िया से, और 1 से 5 का औकात हो जाएगा, जिस दिन 5 भी मिलेगा। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? अब बैठोगे तो वो तो माइनस में जाओगे, अरे काम करोगे तो 1 रुपया प्लस में रहेगा, बैठोगे तो माइनस में चल जाएगा तुम्हारा, तो माइनस में करके क्या फ़ायदा है? करो, लेकिन निकम्मा लोग नहीं करता है, इसे कहते हैं वॉलेंट्री। क्या कहते हैं? इनवॉलेंट्री का मतलब काम करना चाहता है लेकिन उसको काम ही नहीं मिल रहा, काम करना चाहता है लेकिन काम ही, उसी पैसा को काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, इसको कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या कहते हैं? अदर टाइप्स का भी अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तकनीक के कारण लोग बेरोजगार हो जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्या हुआ? पकड़ लो ना, मार दो ना, उसको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं मार पाओगे तो जाने दो, अपना रास्ता से जा रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो। सुनिए ध्यान से, किसका बात करें? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सुन लो ध्यान से, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तकनीक के कारण लोग बेरोजगार हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सीजन में काम चल रहा है तो रोजगार है, काम नहीं चला बेकार है, जैसे होली दिवाली वाला जो सामान लोग बनाते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर क्या था? डिसगाइज, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट खेती में देखने के लिए मिलता है, घर वाले लोग करते हैं, अपने काम में सबको इन्वॉल्व कर देते हैं, कमाई उतना ही होना है, कमाई ज़्यादा होता है तो इन्वॉल्व करते हैं। मान लीजिए 1 आदमी काम करेगा तो 500 रुपया कमाएगा, और 10 आदमी काम करेगा तो 500 कमाएंगे, तो क्या 10 खटवाना चाहिए? क्या अकेला खटना चाहिए? लेकिन ऐसे लोग करते हैं, अकेला भी करते हैं, 10 को ले आते घर वाले को, क्या बैठा हुआ तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तो आउटपुट बढ़ना चाहिए ना, तो उसको खटवा रहे हो, माने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इक्वल टू 0, जो एक्स्ट्रा लेबर खटवाया हो उसका वैल्यू 0 हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लोग ऐसा करते हैं, लोग बेरोजगार बनाए थे, इसको कहते हैं डिसगाइज। क्या कहते हैं? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज पर कैपिटा इनकम माने प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगा? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंज्यूमर गुड्स, माने जो आप खाते हैं उसे कंज्यूमर गुड्स कहते हैं, और जो कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स होता है, किसी चीज़ को बनाने में इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं कैपिटल गुड्स। क्या कहते हैं? कैपिटल गुड्स बिजनेस में इस्तेमाल होता है। कहाँ इस्तेमाल होता है? और कंज्यूमर गुड्स माने जो तुम खा के हजम कर जाते हो, उसे कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। क्या कहते हैं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे मापते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर डिवाइड बाई टोटल लेबर फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर डिवाइड बाई टोटल। चैप्टर 7 में हम लोग आ गए हैं, थोड़ा बड़ा चैप्टर था इसलिए टाइम लगा। बिजनेस साइकिल, कौन सा बोलिए? देखिए बिजनेस में लगातार उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है। बिजनेस में, बिजनेस साइकिल से पहले समझाया था लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल का 6 पेज है, लाइफ साइकिल का 6 पेज है। सुख दुख, सुख आता है तो सीरीज में आएगा, दुख भी सीरीज में आता है। जब दुख आएगा तो याद रखना 2-4 और दुख आएगा, नहीं समझे? जब दुख एक आएगा ना समझना 2-4 भी और आएगा, आराम भी होने वाला है। और सुख भी आएगा तो 2-4 और आएगा, टेंशन नहीं लेने का। सुख दुख सीरीज में बने कुछ दिन रहेगा। सुख दुख, सुख खुशी गम कभी कभी होता है, बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाता है, खुशी गम। छठ हो गया, दिन रात, दिन रात तो होबे करेगा, दिन रात प्रकृति का है। तो 6 लाइफ साइकिल हुआ ना, तो बिजनेस का भी साइकिल का स्टेज है, बिजनेस साइकिल का 4 स्टेज है। कितना स्टेज है? 4। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बोलो। बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है? लगातार उतार चढ़ाव होते रहेगा, लगातार उतार चढ़ाव, समझ पा रहे? उसे बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल रेफर्स टू रेगुलर फ्लक्चुएशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज होल, लगातार उतार चढ़ाव होते रहेगा, उसे क्या कहते हैं? बिजनेस साइकिल। क्या कहते हैं? शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल 3 से 4 साल के लिए होता है। शॉर्ट टर्म बिजनेस साइकिल कितना दिन के लिए होता है? 3 से 4 साल। स्टेज कितना है? 4। क्या क्या है? बूम, बूम को कहते हैं प्रोस्पेरिटी। क्या कहते हैं? रिसेशन को कहते हैं डाउन स्विंग। क्या कहते हैं?
कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? डिप्रेशन, स्लम डिप्रेशन, और रिकवरी को कहते हैं रिवाइवल। क्या कहते हैं? वो माने छप्पर फाड़ के सब चीज चल रहा है, मजा में है, प्रोडक्शन हाई, इनकम हाई, एम्प्लॉयमेंट हाई, सब हाई। वो रिसेशन माने मंदी है, दाल रोटी चल रहा है। डिप्रेशन माने टेंशन है, लॉस हो रहा है, और वहाँ से हम निकलेंगे तो रिकवरी, निकलेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? रिकवरी। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? एग्रीगेट डिमांड, संपूर्ण जनता के मांग को कहेंगे एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण सेलर के सप्लाई को क्या कहेंगे? एग्रीगेट सप्लाई। क्या कहेंगे हम लोग? नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर 8 फिजिकल पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पॉलिसी को फिजिकल पॉलिसी कहते हैं। समझ पा रहे? ये फिजिकल पॉलिसी का 3 मेन इंस्ट्रूमेंट है, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक। सरकार बनाता है कि हमें कमाई कहाँ से करना है, कमाई कहाँ से करना है? पब्लिक रेवेन्यू, खर्च करना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार कमाई का प्लानिंग करेगा, पब्लिक रेवेन्यू, खर्च का प्लानिंग करेगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ज़्यादा खर्चा हो गया, इनकम कम हुआ तो कर्ज का प्लानिंग कर लेगा, इसको कहते हैं पब्लिक डेट। क्या कहते हैं? समझ रहे? सरकार कमाई 2 तरीका से करता है, हेरा करो, जीरोक्स करा लेना। पब्लिक रेवेन्यू 2 तरीका का है, सरकार 2 जगह से कमाई करता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का मतलब टैक्स से कमाई करेगा सरकार। नॉन टैक्स माने क्या? डिपार्टमेंट चलाएगा, जैसे इंडियन रेलवे दीदी चलाती है अपना S12 बस। S12 बस वाला को देखते हो बेटा, आदमी को आदमी नहीं समझता, कचार देगा, अखार के चलता है, लोग देखते नहीं है। दीदी का है, दीदी का है, अखार के पूरा एकदम। अब हाँ नहीं हटिएगा, कचार देगा आपको। सुनिए किसका बात करे भाई? तो कमाई का सरकार का 2 जरिया है, टैक्स से कमाएगा, नॉन टैक्स से कमाएगा। टैक्स से कमाएगा और नॉन टैक्स में फीस फाइन पेनल्टी भी आता है। फीस फाइन, फीस लेगा, जमीन लिखाने जाइएगा, बोलेगा 2 लाख रुपया दीजिए, सरकारी ले लेगा। फाइन लेगा आपसे, गाड़ी पे फाइन बनाता है, पेनल्टी लेगा आपसे, फीस फाइन पेनल्टी। समझ पा रहे? ऑर्गेनाइजेशन खोल के कमाएगा, ये है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू, टैक्स 2 तरीका का, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। आप कमा रहे हैं, आपके इनकम पे टैक्स लेंगे, उसको डायरेक्ट, और आप नहीं कमा रहे तो वस्तु और सेवा पर टैक्स दीजिए, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस आता है। डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ द पर्सन, बस व्यक्तियों के इनकम पे लगाएंगे उसे डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा पे जो टैक्स लगाएंगे उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है भाई, और डायरेक्ट टैक्स का बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन को हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। डायरेक्ट टैक्स से महंगाई नहीं बढ़ता है, बट इनडायरेक्ट टैक्स से महंगाई बढ़ता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू तो हम लोग जानते ही हैं। सुन लो ध्यान से, सरकार जब खर्चा ज़्यादा करेगा, इनकम कम होगा, तो उसको पूरा करने के लिए सरकार लोन लेता है। जब सरकार लोन लेगा तो पूरे देश पे लोन हो जाएगा, इसको कहते हैं पब्लिक डेट। क्या कहते हैं भाई? अच्छा, खर्चा ज़्यादा किया, इनकम कम है, इसको कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का बजट। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर पब्लिक रेवेन्यू इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्सेस ओवर पब्लिक रेवेन्यू इज कॉल्ड डेफिसिट फाइनेंसिंग। खर्च ज़्यादा हो गया, इनकम कम है, खर्च ज़्यादा हो गया, इनकम, इसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे का बजट। और फॉर मिटिगेटिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन लोन फ्रॉम विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री इज कॉल्ड पब्लिक डेट। इसको पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगा? या तो अपने देश से लोन लेगा, या तो बाहर के देशों से लोन लेगा। इसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक डेट। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लगाता है? इनकम टैक्स। कौन सा टैक्स लगाता है? डायरेक्ट टैक्स का चोरी कर सकते हैं क्या? यस यस, डायरेक्ट टैक्स का चोरी कर सकते हैं। इम्पोर्ट ड्यूटी कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लगाएगा? और लैंड रेवेन्यू, लैंड से जो कमाई होगा, हमारे लैंड से टैक्स वगैरह मिलेगा, ये किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। किसके पास? नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड मनी क्या है? मनी का तो बहुत सुंदर डेफिनेशन समझे थे, वॉल्कर दिया था, बोला मनी वही है जो सब कुछ कर सकता और मनी अभी बोलेगा इसका कपाल फोड़ दो तब फूट जाएगा। नहीं समझे? सुपारी, सुपारी दे देंगे, किसी को फोड़ देना, फोड़ देगा आके, ये ताकते रहेगा, उधर जाएगा, फोड़ फाड़ के चल जाएगा लोग। नहीं समझे? मनी क्या है भाई? मनी इज व्हाट? मनी डज। मनी इज, मनी वही है जो सब कुछ कर सकता है और करवा सकता है। कौन डेफिनेशन दिया था? वाल्कर। कौन दिया था? मनी का 3 फंक्शन था, प्राइमरी सेकेंडरी कंटीजेंट। मनी का 3 फंक्शन था, प्राइमरी सेकेंडरी कंटीजेंट। अरे गूंगे, पढ़ने का समय तुमको गेम याद पड़ रहा है। मनी का कितना फंक्शन है भाई? कौन?
प्राइमरी सेकेंडरी कंटीजेंट। प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी में क्या आएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज माने रुपया के जरिए किसी भी गुड्स को लेन देन कर सकते हो और रुपया से किसी वस्तु का मूल्य को ज्ञात कर सकते हो, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन में स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट माने चेक से पेमेंट ले सकते, दे सकते हैं। फिर क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू, धन इकट्ठा कर सकते हैं। धन इकट्ठा, रुपया इकट्ठा करते हो ना पिगी बैंक में, तो स्टोर ऑफ वैल्यू, धन इकट्ठा कर सकते हैं, समझा? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, अपना हम धन संपत्ति किसी और को दे सकते हैं, समझ पा रहे? नेक्स्ट है हम लोग का फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का क्या फंक्शन है? बालक एकदम रख लो, मोबाइल वोबाइल सब छिपा लो जितना लोग मोबाइल टिप रहा है। किसका बात करें? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक में गए हो, ये सब जितना बैंक दिख रहा है ना, SBI, यूनियन, आंध्रा, पंजाब, ये सब जितना बैंक दिखाई दे रहा है आपको, ये सारे के सारे कौन सा बैंक है? कमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक में गए हो, जो नहीं गया उसको ले जाना पकड़ के कल। किसका बात करें? कमर्शियल बैंक। कौन नहीं गया? ईमानदारी से हाथ उठाओ। तुम नहीं गई, उसको पकड़ के ले जाना, लड़की रोक दो। किसका बात करें हम लोग? कमर्शियल बैंक। किसका? पहला काम है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, रुपया को जमा लेना। रुपया कैसे जमा लेते? चला के मार देते हो मुंह पे कि सिस्टम में देते हो? सुन लो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग 4 अकाउंट के माध्यम से रुपया लेगा। सेविंग करेंट, रिकरिंग फिक्स। सेविंग करेंट, आप लोग का जो अकाउंट होगा सेविंग अकाउंट होगा, बचत खाता, बचत, ठीक है? तो 4 अकाउंट के माध्यम से रुपया लेगा। सेविंग करेंट, रिकरिंग फिक्स, बोलो। सेविंग करेंट, रिकरिंग फिक्स। प्रोवाइडिंग लोन, लोन दे देगा आपको। लोन कैसे देगा? कैश क्रेडिट। बिजनेस करने के लिए लोन देता है, उसको कहते हैं कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट माने टेम्पोररी अरेंजमेंट ऑफ लोन, तुरंत आपको लोन का अरेंजमेंट करा देगा। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को नाम तो सुना ही होगा। क्रेडिट कार्ड, पैसा नहीं रहने पर शॉपिंग कर सकता है। और क्या? कैश क्रेडिट तो बोल ही दिए। बिल डिस्काउंट कौन सा? और भी फैसिलिटी है, पेमेंट फैसिलिटी, SMS फैसिलिटी, लॉकर फैसिलिटी, चेक फैसिलिटी, समझ पा रहे? ATM फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटी है कमर्शियल बैंक के। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का काम क्या है भाई? सेंट्रल बैंक का फंक्शन हमारे देश में नए नोट का छपाई करना, इशूइंग करेंसी नोट, इशूइंग। बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक है बैंकर्स बैंक। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, दूसरे देशों का रिजर्व अपने पास रखता है, इसको कहते हैं कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, हमारे देश में लास्ट पैसा अगर कहीं से नहीं मिल रहा तो कहाँ से मिलेगा? सेंट्रल बैंक। कहाँ से मिलेगा? एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करता है, आप ये करिए और ये मत करिए। एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। क्रेडिट को कंट्रोल करता है, महंगाई को और मंदी को कंट्रोल करने को कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल करना। इसका 2 मेथड बताए थे, जनरल मेथड, सेलेक्टिव मेथड। जनरल मेथड काम नहीं करेगा तो सेलेक्टिव मेथड लगा देंगे, जनरल मेथड काम नहीं करेगा तो कौन सा मेथड लगा देंगे? सेलेक्टिव मेथड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? बिटवीन सेविंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट विच वन यील्ड हायर इंटरेस्ट? सेविंग और फिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन देता है? फिक्स डिपॉजिट। कौन देता है? फिक्स डिपॉजिट। मम्मी लोग का फेवरेट अकाउंट है, पूछ लेना। मनी डैश एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। कौन एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू करता है भाई? मनी। कौन बोलिए? हमारे देश में सोल अथॉरिटी किसके पास है नोट छपाई करने का? RBI। किसके पास है? SDR। SDR का फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट। SDR का फुल फॉर्म क्या है भाई? SDR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसी फॉर्म में मेंटेन किया जाता है SDR। किसमें भाई? जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग चैप्टर 10 में हम लोग आ चुके हैं, समझ पा रहे हैं? सुनोगे ध्यान से। चैप्टर 10 में हम लोग पढ़े थे बिजनेस का फीचर्स। बिजनेस है, बिजनेस देखे हो? बिजनेस में क्या थे? कैपिटल, रिस्क है कि नहीं है? प्रॉफिट। कैपिटल, रिस्क, प्रॉफिट। कैपिटल है, बिजनेस में ही है ना भाई? पूंजी लगेगा, रिस्क है। बिजनेस किस लिए करते हो? महीना देता है क्या? प्रॉफिट देगा। क्या देगा? समझ पा रहे? प्रॉफिट मोटिव। सोल प्रोवाइडर कौन है बाबा? मोदी दुकान बाहर देख रहे हो ना? सोल प्रोवाइडरशिप का मतलब क्या होता है? बिजनेस विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द सोल ट्रेडर। सोल ओनर, सिंगल ओनर, इसे कहते हैं सोल प्रोवाइडर। क्या कहते हैं? सोल प्रोवाइडरशिप का फीचर्स क्या हो सकता है? एडवांटेज, सिंगल ओनरशिप, सिंगल अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, नो प्रॉफिट शेयरिंग, नो प्रॉफिट। फिर था हम लोग का सोल प्रोवाइडरशिप का डिसएडवांटेज क्या था? स्मॉल साइज, छोटा होता है, स्मॉल साइज, लिमिटेड स्कोप जो होता है भरने का आगे ना वो लिमिटेड होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी माने घर बार बेचना पड़ेगा भाई, अनलिमिटेड लायबिलिटी।
पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को करने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? दो लोग चाहिए, दो या दो से अधिक। समझ पा रहे हैं? जो कि आपस में वादा करते हैं कि प्रॉफिट को बांटेंगे, प्रॉफिट को या तो सब मिलकर चलाएगा या तो उसमें से कोई एक सबके लिए काम करेगा। माने पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयरिंग प्रॉफिट कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। समझ पा रहे किसका बात कर रहे हैं हम लोग? पार्टनरशिप। किसका बात कर रहे हैं? उसके बाद क्या पार्टनरशिप का एडवांटेजेस क्या है भाई? एडवांटेज क्या? अनलिमिटेड लायबिलिटी। समझ पा रहे? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना रहेगा? 2। डिसएडवांटेजेस क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का सुंदर डेफिनेशन बनाए थे कंपनी का कि कंपनी मींस कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस एक्ट। दिस एक्ट और कंपनी मतलब क्या? कंपनी। कंपनी का कितना डेफिनेशन? कंपनी मतलब क्या? कंपनी जो या तो इस एक्ट में पैदा हुआ या तो पिछले एक्ट में पैदा हुआ। इस एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2000। और पिछला एक्ट का नाम है कंपनीज एक्ट 1956, कंपनी एक्ट 1950। तो या तो इस एक्ट में पैदा हुआ या तो पिछला एक्ट में पैदा हुआ, उसे कंपनी कहते हैं। कंपनी का दूसरा भाषा में भी डेफिनेशन समझाए थे कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी एक कौन सा पर्सन है भाई? आर्टिफिशियल। कौन सा? आर्टिफिशियल माने जिसको हम लोगों ने बनाया है, जिसको भी हम लोगों ने बनाया उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। क्या कहते हैं? कॉमन सील। कॉमन सील माने टप्पा। कंपनी के पास टप्पा है। समझ पा रहे? परपेचुअल सक्सेशन माने कंपनी मरने वाला नहीं है, मेंबर आएंगे और मेंबर जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी क्या बोल रहे? कुछ बोल रहे हैं? धीरू भाई अंबानी नहीं है तो क्या बिजनेस नहीं चल रहा? चल रहा है ना। इसको कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी अलग मालिक अलग। कंपनी अलग किसका बात करें? कंपनी। किसका? तो यही बोले कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल किसका बात करें? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को खोलने के लिए कम से कम कितना लोग चाहिए? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन सहकारिता, अमूल दूध पिता इंडिया, अमूल दूध कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ही काम कर रहा। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में ही अमूल कंपनी काम करता है भाई। समझ पा रहे? इसको खोलने के लिए कम से कम 10 लोग चाहिए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर द फॉर्मिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम 10% रिक्वायर्ड। मिनिमम 10%। किसका बात करें? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या भाई? शेयर और डिवेंचर। शेयर क्या होता है? शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल। शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल कैपिटल के पार्ट को क्या कहते हैं? शेयर। क्या कहते हैं? और डिवेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट। डेप्ट का सर्टिफिकेट, कर्ज का सर्टिफिकेट, लोन का सर्टिफिकेट को कहते हैं डिवेंचर। लोन का सर्टिफिकेट को हम क्या कहते हैं? डिवेंचर। क्या कहते हैं? समझ पा रहे? शेयर जो किनेगा उसे शेयर होल्डर कहते हैं और शेयर होल्डर कंपनी का ओनर लगता है। ओनर मालिक शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर इज द, और जो व्यक्ति डिवेंचर किनेगा उसे क्या कहते हैं? डिवेंचर होल्डर। क्या कहते हैं? और डिवेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ कंपनी। डिवेंचर होल्डर इज द। चैप्टर 11 इंटरनेशनल ट्रेड। चैप्टर 11 हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड। फ्री ट्रेड, जब दो देश का गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन को हटा लेगा उसे फ्री ट्रेड कहते हैं। जब दो देश का गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन को हटाएगा, नियम को हटाएगा, उसे कहते हैं फ्री ट्रेड। इसमें था एक्सचेंज रेट, जब एक करेंसी को दूसरे करेंसी से एक्सचेंज करेंगे इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें डॉलर चाहिए तो कितना रुपये देना होगा हम लोग को? 80 रुपया। कितना देना होगा? एक एग्जाम्पल दिए हैं, 80 रुपये दीजिए आपको $1 मिल जाएगा। शायद अभी 85 हो गया है ना। 50 रुपया दीजिए $1 आपको मिलेगा। इसको कहते हैं एक्सचेंज रेट। करेंसी ऑफ वन कंट्री कन्वर्टेड इनटू, इसे कहते हैं एक्सचेंज रेट। क्या कहते हैं? इसमें दो का थ्योरी पढ़े थे, डेविड रिकार्डियो था और एक क्या था रे बाबा? एब्सोल्यूट थ्योरी। एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट थ्योरी। एब्सोल्यूट थ्योरी क्या बोला था कि जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास सस्ता पर बना लो, जो महंगा पड़ा दूसरा जैसा किन लो। सस्ता पर बना लो, महंगा पड़ा दूसरा जैसे। लेकिन बाद में इसको डेविड रिकार्डो बोला था नहीं, जो सस्ता पड़ रहा है उसको तो बनाओ, जो महंगा पड़ रहा है उसको दूसरा जैसे किनो, लेकिन कुछ कुछ बनाओ ताकि कभी इमरजेंसी आ जाए तो हम लोग खुद से बना सके। समझे? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का बेसिक्स ऑफ फैक्टर मार्केट। बेसिक्स ऑफ, इसमें समझे थे प्रोडक्शन। द एक्ट ऑफ मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्रोडक्शन। वस्तु और सेवा का निर्माण करने से प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन किसको कहेंगे? आउटपुट और इनपुट के संबंध को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ये पंखा क्या आउटपुट है? सुन रहे हो? पंखा क्या है? इसको बनाने वाला तत्व क्या है? इनपुट। पंखा क्या आउटपुट? बनाने वाला तत्व क्या है? दोनों के रिलेशन को क्या कहेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन। क्या कहेंगे हम लोग?
तो प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड ये दो तरीका का होता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में क्या होता है, इन द शॉर्ट रन सम फैक्टर्स आर फिक्स एंड सम फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन में क्या होता है, उत्पादन के कुछ साधन फिक्स होता है, कुछ परिवर्तनशील होता है। कुछ फिक्स होता है, कुछ क्या फिक्स, उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन। लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन नेचर। ऑल द फैक्टर्स आर, सारे के सारे उत्पादन के साधन परिवर्तनशील होते हैं। शॉर्ट रन में नियम लागू होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल नियम, अरे बाबा, शॉर्ट रन में किसका नियम लागू होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में किसका नियम लागू होगा, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। लॉ ऑफ रिटर्न टू, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन किसका रिलेशन को शो किया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शो द रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनपुट और आउटपुट के संबंध को शो किया। तीन तो प्रोडक्ट के माध्यम से शो किया था, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। टोटल प्रोडक्ट मीन टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर। टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एडिशनल प्रोडक्ट। मार्जिनल मतलब क्या होता है, इट इज एडिशन टू द। मार्जिनल प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखवाए थे कि इट इज एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन एक्स्ट्रा यूनिट विल बी प्रोड्यूस। जब एक भी एक्स्ट्रा यूनिट बनाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। इसे कहते हैं हम लोग मार्जिनल प्रोडक्ट। रिलेशन हम लोग समझे थे। अच्छा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 स्टेज था। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का 3 स्टेज था, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, निगेटिव। देख लो, सब लिखवाए हुए, जिसके पास नहीं होगा लिख लेना। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नेगेटिव। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, किसका बात करें हम लोग, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिलेशन समझे थे एपी और एमपी का। एपी और व्हेन एपी इंक्रीजेज एमपी ग्रेटर देन एपी। एमपी ग्रेटर देन व्हेन एपी मैक्सिमम एमपी इक्वल टू एपी। व्हेन एपी डिक्रीजेज एमपी लेस देन एपी। धनी और गरीब के एग्जांपल दिए होंगे जब पढ़ा रहे होंगे तो एपी क्या भाई, इंक्रीजेज एमपी लेस देन एपी। एपी मैक्सिमम एमपी इक्वल टू एपी। एपी डिक्रीजेज एमपी लेस देन एपी। अच्छा, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का भी हम लोग रिलेशन समझे थे। व्हेन टीपी इंक्रीजेज एमपी पॉजिटिव। टीपी इंक्रीजेज एमपी पॉजिटिव। टीपी मैक्सिमम एमपी जीरो। टीपी मैक्सिमम एमपी। टीपी डिक्लाइन एमपी नेगेटिव। टीपी डिक्लाइन, डिक्लाइन माने टीपी गिरेगा, एमपी नेगेटिव हो जाएगा। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट। मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या था, चेंज इन टोटल फैक्टर कॉस्ट ड्यू टू द चेंज इन एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू चेंज इन स्टैटिस्टिकल टूल्स। फिर बने थे आपका चैप्टर 13 10 सवाल किए थे। जिन बच्चे का स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं हुआ है, इसका वीडियो हम लोग का प्ले लिस्ट में अपलोडेड है। क्लास 11 प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से सम को कर लीजिएगा। सम कराना संभव नहीं है, अभी थ्योरी करा दे रहे हैं। स्टैटिस्टिकल टूल्स, स्टैटिस्टिकल टूल्स में हम लोग समझे थे स्टैटिस्टिक्स कौन सा वर्ड से आया था भाई, लैटिन वर्ड। कौन सा वर्ड से आया था, समझ पा रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल टूल्स में डेटा दो तरीका का होता है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा। जो डेटा हम खुद के लिए रिसर्च करेंगे उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। सेकेंडरी डेटा किसी और का डेटा को लेके यूज करेंगे उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। उसके बाद हम लोग का था, इसी चैप्टर में पढ़े थे पार्ट्स ऑफ टेबल। पार्ट्स ऑफ क्या लिखे थे भाई, टेबल। सुनोगे ध्यान से, सुनो। डेटा को हम 3 तरीका से दिखा सकते हैं, टेबुलर, टेक्सचुअल और ग्राफिकल। टेबुलर माने टेबल बना के दिखाओ, टेक्सचुअल माने लिखो, टेक्सचुअल माने लिखो, ग्राफिकल माने ग्राफ बनाओ। ग्राफिकल माने टेबल के डिफरेंट पार्ट्स था, टाइटल, स्टब, कैप्शन, बॉडी, फुटनोट, सोर्स नोट। टाइटल, स्टब, कैप्शन, बॉडी, फुटनोट, सोर्स नोट। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। फीचर्स था, इट इज इजी टू कैलकुलेट, इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल टू अंडरस्टैंड और इट इज इजीली डिफाइंड। इट इज इजीली। मोड का डेफिनेशन समझे थे, मोड इज द हाईएस्ट वैल्यू, मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट। डेटा को कहते हैं हम लोग क्या चीज, मोड। मोड का रिलेशन था मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 14, सुना ध्यान से। चेंजिंग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का फीचर्स को हमें समझना है। इसमें समझना है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू 0 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम 0, मैक्सिमम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं कि 0 अगर आपका देश का है ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का डेटा, माने घटिया आपके लोगों का, आपके यहाँ का लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। जैसे बिहार का 0 है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बिहार का 0 है।
तो मतलब घटिया एकदम डेवलपमेंट हुआ ह्यूमन का सही से डेवलपमेंट नहीं हुआ। और 1 है मतलब हाईएस्ट डिग्री का। देश में, पूरा देश में हम लोग कितने नंबर पे है? 132 नंबर। इंडिया कितने नंबर है भाई? 132 नंबर। किसका बात करें? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या चीज़ के आधार पे बनाते हैं भाई? लॉन्गेविटी और क्या? नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉन्गेविटी, नॉलेज, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लॉन्गेविटी माने लॉन्ग लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग माने रहन सहन, एजुकेशन। इसके आधार पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर किया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट कौन दिया था? एक तो पाकिस्तानी था रे बाबा, महबूबुल हक। वो कंसेप्ट दिया था, बोला था इक्विटी होना चाहिए, सबको बराबर बराबर का हक मिलना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, माने जो भी रिसोर्सेज है बर्बाद मत करो, धीरे धीरे यूज करो उसे। प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, माने प्रोडक्टिव काम होना चाहिए। और क्या? एम्पावरमेंट, सबको पावर मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये कौन बोला था? महबूबुल हक। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था हमारे देश में, जनसंख्या विस्फोट हुआ। जनसंख्या का क्या हुआ? हमारे देश में जनसंख्या का विस्फोट हुआ है या नहीं हुआ है? बताओ भाई, हुआ है ना? इसमें हम लोग को समझाना है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर घर परिवार से मिल जाता है हम लोगों को। घर परिवार से जो हम लोग गुण सीख जाते हैं उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे जेनेटिक, एक्सट्रैक्टिव, पशुपालन करना, खेती करना, जंगल का कटाई करना, ये सब घर से ही सीख जाते हैं। देखिएगा आपके घर में जो काम होता है आप जानते होंगे उस काम के बारे में, उसे कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी माने मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और टर्शियरी माने सेवा उद्योग, बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, कम्युनिकेशन, ये सब टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगा। कहाँ आएगा? तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का बात आएगा तो ये सारे चीज़ों को आप बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर 15 है इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। यहीं से 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, एक 10 मार्क का क्वेश्चन होगा। समझ पा रहे? किसका बात करें? इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। पहला क्वेश्चन था डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या भूमिका है? भारतीय अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर का क्या भूमिका है? तो पहला था शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ही भाग लेता है। नेशनल इनकम में क्या लेता है? भाग। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार देता है लोगों को, खेती में रोजगार देता है, समझे? शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्री को डेवलप कराएगा। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डेवलप कराता है। शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन कौन सा? इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग में इसका भूमिका रहता है। समझ रहे हैं? डिस्कस द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सुनो ध्यान से, इंडियन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का बेसिक प्रॉब्लम क्या है भाई? लो प्रोडक्टिविटी, क्षमता कम होता है। समझ पा रहे? और घटिया सीड्स हम लोग प्रयोग करते हैं, बैकडेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ओवर पॉपुलेटेड है। ये सब फार्मर का समस्याएं हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लिटिल अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल कम होता है। फिक्स कैपिटल, इसलिए हमारे देश में इंडियन एग्रीकल्चर क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन लो होते जा रहा है। समझ पा रहे? लो प्रोडक्टिविटी के 3 को कारण है, जनरल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज। जनरल कॉजेज, इंस्टीट्यूशनल कॉजेज और कौन सा कॉजेज? टेक्नोलॉजिकल कॉजेज। कैश क्रॉप्स, ऐसा फसल जो हम बेचने के उद्देश्य से बनाते हैं उसे कहते हैं कैश क्रॉप्स। क्या कहते हैं? फूड क्रॉप्स, ऐसा फसल जो खाने के उद्देश्य से करते हैं, ज़्यादा हो जाने पे बेचते हैं। जो खाने के लिए हम उपज करते हैं, उगाते हैं फसल को, उसे कहते हैं फूड क्रॉप्स। क्या कहते हैं? ज़्यादा हो गया बेच देंगे, उसको कहते हैं मार्केटेबल सरप्लस। ज़्यादा हो गया बेच देंगे, उसे क्या कहते हैं? ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति इंदिरा गांधी ने चलाया था। हमारे देश में प्रोडक्टिविटी खेत में कम हो गया था, इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन योजना लाया गया था। इसमें बोला गया किसानों को कि HYB सीड्स का प्रयोग करिए, हाई क्वालिटी का सीड्स डालिए, HYB सीड्स। यूज केमिकल फर्टिलाइजर, खाद वगैरह डालिए। यूज पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाई का प्रयोग करिए ताकि कीड़ा वगैरह फसल को ना खाए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, हल बल छोड़िए, ट्रैक्टर का इस्तेमाल करिए। यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्रॉपर इरिगेशन, सिंचाई होना चाहिए। ये कहाँ बोला गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन में। कहाँ बोला गया? मैंने HYB सीड्स का प्रयोग करो, प्रॉपर इरिगेशन का फैसिलिटी रखिए, यूज केमिकल फर्टिलाइजर, यूज पेस्टिसाइड, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये सब बोला गया ग्रीन रिवॉल्यूशन में किसानों को करने के लिए। लैंड रिफॉर्म्स बहुत सारा सरकार आया तो भूमि में सुधार किया। समझ पा रहे? लैंड रिफॉर्म्स करना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई भी काम करने में क्या हो? आसान हो। बंगाल में भी लैंड रिफॉर्म्स चला था जिसे ऑपरेशन बर्गा के नाम से जानते हैं। ऑपरेशन बर्गा का मतलब होता है कि जितना इलीगल ज़मीन था इसका भारत ज़मींदार लोग लेता था। सरकार बोला कि आइए आपका हम नाम को रिकॉर्डिंग कर देंगे
आप उस ज़मीन का देख रेख करिए, आप हमें टैक्स दीजिए। जमींदार को भाड़ा देने का दरकार नहीं है। इसे कहते हैं ऑपरेशन बर्गा। ऑपरेशन बर्गा इज अ लैंड रिफॉर्म मूवमेंट लॉन्च बाय द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। समझ पा रहे हैं? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ शेयर क्रॉपर्स, टू रिकॉर्ड द नेम ऑफ शेयर क्रॉपर्स। जो भी जमीन का देखभाल कर रहा है उसका नाम का रिकॉर्डिंग करना। किसका बात करो? ऑपरेशन बर्गा। किसका? वहीं से इलीगल और लीगल का कंसेप्ट हुआ। इलीगल मतलब उसका ज़मीन नहीं है, सरकार उसको देखभाल करने के लिए दिया है, लेकिन सरकार पूरा देखभाल करना, झोपड़ी बना के रहना, उस पर बिल्डिंग मत बनाना। लोग क्या कर रहे हैं? बिना पूछे हुए सरकार से बिल्डिंग बना रहे हैं। इसीलिए ऐसे बिल्डिंग को इलीगल बिल्डिंग कहा जाता है। और लीगल बिल्डिंग माने जो हम ज़मीन खरीदे हैं वो मेरा ज़मीन है, समझ पा रहे हैं? उसे लीगल बिल्डिंग कहेंगे। और ये ज़मीन खरीदा नहीं गया है, ज़मींदार भाड़ा पे दिया था। वो भारत सरकार बोला कि आओ मेरे को तो ज़मींदार को देने का दरकार नहीं है, हम तुमको वहाँ का, समझ पा रहे, देख रेख करने वाला बना देंगे। लोगों को लगा वो मालिक बना रहा है, मालिक थोड़ी ना है, आप देख रेख करने वाले, झोपड़ी बना के रहिए। ये लोग क्या कर रहे हैं? झोपड़ी तोड़ के बिल्डिंग बना रहे हैं पैसा के बल पे। ठीक ही है, चलो। ऑपरेशन बर्गा, ऐसे ज़मीन को कहते, ऐसे बिल्डिंग को कहते हैं इलीगल। क्या कहते हैं? इलीगल। चलिए नेक्स्ट हम लोग का मनरेगा। मनरेगा में कितना दिन का लोगों को काम मिलता है भाई? 100 दिन। कितना दिन? 5 किलोमीटर के अंदर अंदर का काम दो। इसका 90% रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, 10% रुपया कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन देगा? मुखिया इसका देख रेख करेगा। किसका बात करें? मनरेगा। नेक्स्ट चैप्टर था हम लोग का इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में हम लोग क्या पढ़े थे भाई? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम लोगों का कंट्रोल रहेगा, मालिकाना हक रहेगा, ऐसे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड मैनेज है, द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। मैंने प्राइवेट इंडिविजुअल इज कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मैंने जहाँ पे कौन कंट्रोल करेगा? गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करेगा? और ज्वाइंट सेक्टर में दोनों कंट्रोल करेगा। समझ पा रहे हैं? स्मॉल स्केल बिजनेस का फीचर समझे थे। स्मॉल स्केल बिजनेस का फीचर्स क्या, रोल क्या है भाई स्मॉल स्केल बिजनेस का? बताओ। स्मॉल स्केल छोटा व्यापारी का रोल क्या हमारे देश में? बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, प्रत्येक जगह का डेवलपमेंट करवा देता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, लोगों को नौकरी देता है। लोगों को क्या देता है? जो भी संसाधन उसका पूरा प्रयोग करता है, सारे क्षेत्र का डेवलपमेंट कराता है। एक कौन? छोटा व्यापारी। इसे कहते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। क्या कहते हैं हम लोग? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अडॉप्ट किया गया था 1991। उसमें एक मॉडल को अडॉप्ट किया गया था, LPG मॉडल। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, G फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में बोला गया कि बिजनेसमैन को आज़ादी दिया गया कि सारे लाइसेंस, रेस्ट्रिक्शन, कोटा हटा दे रहा, आप आराम से बिजनेस करिए। प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, पब्लिक सेक्टर को कम किया गया। और ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट को फ्री किया गया, एक्सपोर्ट आराम से करिए दूसरा देशों में, दूसरा देश से लेन देन को सही किया गया, इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया गया। कहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन। कहाँ पे? कौन सा जगह को रूहर ऑफ इंडिया कहते हैं? दुर्गापुर। किसको कहते हैं? दुर्गापुर, आसनसोल। हेवी इंडस्ट्री मतलब जहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगा है, ज़्यादा पूंजी लगा है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मेन सेंटर बंगाल में कहाँ है? सॉल्ट लेक सेक्टर 5। सॉल्ट लेक सेक्टर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी सबसे पहला वाला कब बना था? 1948। और दूसरा वाला कब आया? 1991। समझ पा रहे? द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948, सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का लास्ट था, जो कि कंपेयर कर रहे थे लास्ट क्लास। समझ पा रहे हैं? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कौन चलाया था? माओ, चाइना का, चाइना में चला था। इसमें इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया? क्या चीज़ के आधार पे ये हम कंपेयर करेंगे? GDP, नेशनल इनकम, सेक्स रेशियो और क्या? फर्टिलिटी रेट। कौन था? समझ पा रहे? इंडिया और पाकिस्तान का हम लोग कंपेयर किए थे। पॉपुलेशन में तो हम लोग का कहीं टिकता नहीं है, पर कैपिटा इनकम में टिकता नहीं है, GDP में कहीं नहीं टिकता है। समझे? इंडिया और पाकिस्तान का कंपेयर किए थे। फिर इंडिया और जापान का किए थे। जापान पॉपुलेशन में खाली कम है, बाकी सब चीज़ में आगे है। पॉपुलेशन में कम है, बाकी सब चीज़ों में। और फिर चाइना के साथ किए थे, बेटा सब में आगे है, पॉपुलेशन में भी आगे है। किसका बात की हम लोग? चाइना। किसका? ये लास्ट क्लास हम लोग किए हुए हैं। दैट्स फॉर ऑल टुडे। इसी के साथ हम लोग का इकोनॉमिक्स का पूरा लेक्चर खत्म होता है।